एक बहुत ही कॉमन डाउट होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम माइनस आई इफेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को, कि इन सारे ग्रुप्स का जो डिक्रीजिंग माइनस आई का ऑर्डर होगा वो क्या होगा। अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे और मैं अगर आपसे एकदम बेसिक सा ही पूछता हूं कि एन पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं और एन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इन दोनों में से माइनस आई ज्यादा किसका होगा, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 3 मिथाइल का प्लस आई है तो एन का जो पॉजिटिव है वो घट जाएगा, तो ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। आंसर हालांकि टोटली ऑपोजिट है। NR3 पॉजिटिव जो होते हैं वो NH3 पॉजिटिव से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो आपने गलती कर दी। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं बोलूं N के साथ 3 इथाइल है और 3 मिथाइल है, तब माइनस आई कौन ज्यादा लगा रहा होता है। या कहानी में थोड़ा ट्विस्ट और आ जाता है, अगर मैं बोलूं 1 मिथाइल है और 2 मिथाइल है, तब N 1 मिथाइल 2 हाइड्रोजन और N 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन में माइनस आई ज्यादा कौन लगाएगा। एक्चुअली इन पांचों का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, है ना। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपका अपना गुरुजी लाइव आ गया हूं, आपको समझाऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। और आपको पहले से ये पांचों का ऑर्डर पता था या नहीं पता था, ये भी बताइएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो हम ये समझ लेते हैं कि जब हमारे पास NR3 पॉजिटिव होता है, जब हमारे पास R कोई भी अल्काइल हो सकता है, जब हमारे पास NR3 पॉजिटिव है और NH3 पॉजिटिव है, तो सीन कैसा होता है। और ट्रस्ट में आपको नया सीखने को मिलेगा, ये श्योर हूं मैं। तो देखो सबसे पहला सीन क्या है कि जब यहां पे हम आर के साइज की बात करते हैं बेटा, तो आर का ना साइज काफी बड़ा है। मतलब आपके पास मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, आइसोब्यूटाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, ये स्टेरिकली क्राउडिंग रखने वाले ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन हैं जो बहुत तेजी के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो इनका एक वंडरवॉल रेडिया बड़ा सा बनता है, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो साइन है ना, ये वंडरवॉल रिपल्शन का साइन है। ठीक है, अब समझो। ऑन द अदर हैंड, जब भी हाइड्रोजन आएगा ना बेटा, हाइड्रोजन का साइज बहुत स्मॉल होता है। मतलब आप स्मॉल बोलने से बढ़िया आप इसको टाइनी बोलो, ये बहुत छोटे होते हैं। क्या है हाइड्रोजन, क्या है, प्रोटोन है यार। इतना छोटा सा बॉन्ड लेंथ है, तो ये स्टेरिक इसमें ना के बराबर है, नेग्लिजिबल स्टेरिक फैक्टर यहां पे आप लोग देख रहे होते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब जब इनके बीच में हम कोई बड़ा ग्रुप रख देते हैं, अगर हम लोग आर कोई एल्काइल बड़ा सा ग्रुप रख देते हैं, तो क्या होता है, इनके बीच का वंडरवॉल रिपल्सन बढ़ने लगता है। अब जब रिपल्सन बढ़ेगा तो इनके बीच का स्पेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, स्पेस। जब स्पेस बढ़ेगा तो इनके बीच का जो थीटा, ये बॉन्ड एंगल है, थीटा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब जरा सा समझो, थोड़ा सा हम लोग ना बैक कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग लगाएंगे। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो मैं 3 केस लेके आपके पास आता हूं। पहला केस हमारे पास है एसिटाइलिन, दूसरा केस है हमारे पास इथिलीन, और तीसरा केस है हमारे पास इथेन। राइट, समझना। इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, और इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। राइट, समझ आ रही बात। अब जरा सा मुझे ये बताओ, यहां मैं बॉन्ड एंगल को अगर हाइब्रिडाइजेशन के साथ रिलेट करूं तो क्या होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर फर्स्ट वाले केस में 50% है, दूसरे में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3% है, और तीसरे में परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। आप सबने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल थीटा। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जब जब थीटा आपका बढ़ेगा, जब जब थीटा बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। समझ रहे हो, मतलब इस ऑर्बिटल्स के साथ जो कनेक्टेड बॉन्ड्स हैं, इन सब में क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्या आपको पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट, आप चेक करो, पहले वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 है पाउलिंग स्केल पे, दूसरे वाले की 2.75 है, और तीसरे वाले की 2.48 है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेजेस कैरेक्टर। समझ में आती बात। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़नी स्टार्ट होगी। इसका ये मतलब है
कि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन दोनों का दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला नहीं है। मतलब दिस नाइट्रोजन इज एक्चुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वेरी करती है सराउंडिंग एटम के हिसाब से। PCl3 में जो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो PCl5 में नहीं है, या PCl5 में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फास्फोरस की वो PCl3F2 में नहीं है। सराउंडिंग एटम का इंफ्लुएंस आता है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इसी पर तो बेंट रूल दिया गया है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज देना कहीं से भी गवारा है, अच्छा है? आंसर है नो, ये अनस्टेबल हो जाएगा और अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, ये और जोर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रही बात? अब सोचो, R जितना बड़ा होगा उतना बड़ा शाय होगा रिपल्सन, उतना बड़ा बॉन्ड एंगल, उतना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उतना ही अनस्टेबल। इसको कई बार बुक्स में लिखा जाता है पैनिक नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये पूरी तरीके से पैनिक मोड में है, मतलब पूरा तरीके से घुसाया हुआ है, डरा हुआ नाइट्रोजन है। समझ में आ रही बात? अब देखो, यहां 3 मिथाइल है और यहां पे क्या है, 3 इथाइल। इथाइल ज्यादा बड़ा होता है मिथाइल से, यहां पर और बड़ा थीटा का वैल्यू है। ये जो बढ़ा हुआ थीटा का वैल्यू है ये क्या करेगा, और भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो ए तो बहुत जबरदस्त खींचेगा, बी भी बहुत जबरदस्त खींचेगा। अब सवाल आता है सी, डी और ई में कैसे कंपैरिजन किया जाए। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग कमेंट करके बताना क्या आपने यही सोचा था। यहां पे क्या है, ये जो हाइड्रोजन्स है ना, ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे। मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि अगर मैं यहां पे कोई भी ग्रुप लगा दूं, इसके वजह से रिपल्सन्स वाला केस नहीं आ सकता। ये इतने छोटे हैं कि एडजस्ट कर लेते हैं। ये ऐसा है, आपने अक्सर देखा होगा जब आप बहुत छोटे थे, 2 साल के, 3 साल के, 1 साल के, तो मम्मी के साथ सो जाते थे। मम्मी, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे इतने इतने से बच्चे हैं, इधर उधर सो गए, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत छोटा है। ऐसा ही होता है यहां पे, ये हाइड्रोजन छोटे छोटे और CH3 इनकी मम्मी है, तो मम्मी के साथ इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो थीटा वाला फैक्टर है, शाय वाला फैक्टर है, वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है बेटा। समझ में आ रही बात? यहां एक ही फैक्टर है, वो है इंडक्टिव। यहां से काम करेगा प्लस आई। अब बोलोगे सर यहां पर भी तो प्लस आई था। यस, यहां पर भी प्लस आई था, पर यहां पर इनका जो बॉन्ड एंगल था, स्पेस था, वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा था बिकॉज ऑफ द वॉन्डरवॉल रिपल्सन्स। यहां पे वॉन्डरवॉल रिपल्सन ना के बराबर है, इसीलिए यहां पे क्या काम कर रहा है, प्लस आई। समझ में आ रही बात? यहां पे देखिएगा सेम है, हाइड्रोजन बहुत टाइनी है, ये ग्रुप्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर भी अपने को खाली प्लस आई कंसीडर करना है। आप ये वाला जो Nr3 पॉजिटिव में जो वॉन्डरवॉल का फैक्टर है, ये तभी लगाएंगे जब 3 डिफरेंट एल्काइल या एराइल ग्रुप कनेक्टेड हो। अगर एक भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, ये थीटा वाला जो फैक्टर होगा वो डोमिनेंट नहीं करेगा, इंडक्टिव डोमिनेंट कर जाएगा। समझ में आई बात? तो Nr3 पॉजिटिव में ही थीटा वाला फैक्टर काम करेगा। बाकी अगर हम NHR2 ले लें, काम नहीं करेगा, NH2R ले लें, काम नहीं करेगा। यहां पे प्लस आई है, प्लस आई क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को और कम कर देगा, तो ये उतना जोर से नहीं खींच पाएगा। यहां पे 2 CH3 का प्लस आई है और प्लस को कम कर देगा, नहीं जोर से खींच पाएगा। यहां ना तो कोई धकेलने वाला है ना कोई खींचने वाला है, ये बीच में ओके टाइप का है। तो सबसे भौकाल लेवल पे खींचने वाला कौन हो गया, सबसे पावरफुल हो गया ए के बाद कौन हो गया, बी। सर ए और बी में कैसे कंपैरिजन किए थे, साइज के हिसाब से। उसमें साइज बड़ा था, रिपल्सन ज्यादा, थीटा ज्यादा, डेल्टा एस ज्यादा, ईएन ज्यादा, ज्यादा अनस्टेबल, ज्यादा खींचेगा। फिर आया बी, सी, डी, इन दोनों में क्या है, थीटा, बॉन्ड एंगल, स्पेस का कोई चक्कर ही नहीं, यहां सिर्फ इंडक्टिव देखना है। इंडक्टिव, एक मिथाइल के इंडक्टिव से प्लस थोड़ा सा कम हो गया है। समझ में आ रही बात? यहां प्लस थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया, तो प्लस को ही कम कर दोगे तो खींचेगा कैसे, इसीलिए सी पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। करेक्ट आंसर इज ए, बी, सी, डी, ई। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों को ये कैसा लगा? आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं आपको बोलूं NCH3 पॉजिटिव में और NF3 पॉजिटिव में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होगा, ए ज्यादा होगा या बी ज्यादा होगा?
कमेंट करके आप लोग बताइए और बताइए कैसा लगा। मैं ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली चीजें लेके आऊंगा। इंडक्टिव में एक छोटी सी चीज मुझे दिखी, बहुत सारा कंफ्यूजन है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं ड्रॉपर्स बैच में, जो कि पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं किसी ना किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में। ये कॉमन सा डाउट है, बच्चों को पता नहीं रहता ये ऑर्डर कैसे आता है, ढूंढते रहते हैं चारों तरफ। इसका मैंने एक एक्चुअल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये छोटे छोटे वीडियो मुझे लाने चाहिए क्या, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर लाने चाहिए तो आप लोग पक्का बताइए, हम लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाय।